नमस्कार साथियों। आगामी बीपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा एवं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स, जो कि वार्षिकी का करंट अफेयर्स है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे। और आज के एपिसोड नंबर 1 में हम आपसे चर्चा करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स के बारे में। जिन भी अभ्यर्थियों के पास पुस्तक है, आप पुस्तक में अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए जो जो भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और साथ में जिनके पास बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो आप इनको करंट अफेयर्स को नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि इधर हम जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, तो जो आने वाला आपका बीपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा है जो कि 13 सितंबर को होने वाली है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी अभ्यर्थी अपीयर होने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये करंट अफेयर्स। और जो भी महत्वपूर्ण रहेगा एडिटोरिया से, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपको घटना चक्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी करा रखे हैं, तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है, प्लेलिस्ट हम कमेंट में पिन कर देंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको तैयार करके जाना होगा। और उस कड़ी में इस वार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक की मदद से हम ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं परीक्षा दृष्टि से, उन्हें हम कवर भी करेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से करंट अफेयर्स साथ में तैयार करते चलिए। अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स कितना आपको तैयार करके जाना है, तो वैसे अगर हम देखें अभी के परिस्थितियों में जो चल रहा है, जनवरी 2025 से लेकर जिस महीने में भी आपकी परीक्षा होगी उससे 1 महीना कम कर दीजिए। मान लीजिए अगर दिसंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है, दिसंबर 2025 में, तो आपको जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स तैयार करना रहेगा। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और लगभग यही करंट अफेयर्स आपको पीआरटी के लिए भी लगभग फॉलो करना रहेगा। ज़्यादातर जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है 6 से 8, 9 से 10 और 11, 12 की जो अभ्यर्थी हैं, 8 नंबर के करंट अफेयर्स के लिए भी आपको जनवरी ऑनवर्ड्स 2025 फॉलो करना है। और जो भी क्लासेस हम आपको करा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। और हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि करंट अफेयर्स का जो आपके ऊपर से जो बोझ है वो कम हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। और हमारा इन सभी पीडीएफ के लिए जो भी अभ्यर्थी नए हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप अलग है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जहां पर हम इन पीडीएफ को प्रोवाइड करेंगे। तो आप लिंक दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं से आपको इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरिया से करंट अफेयर्स हम लेकर आए हैं आज की क्लास में। 100 करंट अफेयर्स में से जो जो महत्वपूर्ण है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। फिर दूसरा है, असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो है असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर कौन है, तो उसका नाम है अंकिता। अगले पे चलते हैं और जो जो हम आपसे डिस्कस करेंगे बस आपको उतना ही तैयार करना है। अगला है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो जवाब है अमरावती, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जाएगी। चलिए अगला है, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर बात करें तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्य, तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर कुछ जरूरी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के, इसकी घोषणा कौन करता है, इसको जो है फैसला कौन करता है कि इन इन चीज़ों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में हम चुनेंगे? तो ये करता है विश्व धरोहर समिति। और विश्व धरोहर समिति से संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट्स जान लीजिए। विश्व धरोहर समिति की अगर हम बात करें तो विश्व धरोहर समिति के, ये भी आपसे पूछ सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में, 47वां सत्र हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, पेरिस यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। तो पेरिस में विश्व धरोहर समिति का 47वां सत्र आयोजित हुआ और इसी 47वें सत्र में घोषणा की गई कि 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जाएगा।
ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि 43वां जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, तो ये आपको भी मालूम होना चाहिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मोईदम्स। मोईदम्स क्या है, तो ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, यानी राजा लोग की जब मृत्यु हो जाती थी उनको जिस तरीके से दफनाया जाता था, तो जो टीला दफन प्रणाली है अहोम राजवंश की असम में, जिसको मोईदम्स के नाम से जाना जाता है, कुछ इस प्रकार की जो है ग्रेव बनते थे, इस प्रकार से कुछ संरचनाएं हैं वहाँ पर, गूगल करके भी आप देख सकते हैं। तो 43वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का जो है कौन सा है, मोईदम्स है। और 44वां कौन सा है, जो हमने अभी देखा, 12 मराठा सैन्य परिदृश्य। अगले पे चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है, तो ये है अर्थनुकल पुलिस स्टेशन केरल में। तो याद रखिएगा, इस तरीके के भी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। 7वां की अगर हम बात करें, तो भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को मालूम है। चलिए अगला बढ़ते हैं, 9 नंबर पर आते हैं, और जो जो महत्वपूर्ण है वही आपको ध्यान रखना है, वही हम आपको बता रहे हैं। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है, तो ये जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पीडीएस में जब राशन वितरण किया जाता है, तो राशन वितरण के दौरान आधार पर आधारित, जो आधार होता है, तो आधार पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। फिर अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है, तो ये है गीता समोता। इनसे पहले भी हमने आपसे इनके बारे में डिस्कस कर रखा है, तो राइट आंसर यहाँ पर है गीता समोता। अगला है, देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है, तो कोई भी ऐसा कार्य जो प्रधानमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इंटरनेशनल पोर्ट बिजिंगम पोर्ट है, जो कि केरल में स्थित है। तो बिजिंगम पोर्ट केरल में देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देश को समर्पित किया गया है। अगला है, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो एआई संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो है मध्य प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो वन के मामले में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से कि कितने ज़्यादा क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर भी है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि ज़्यादा जंगल है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है, तो इसीलिए एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। अगला है, 2025 के बजट में भविष्य विभाग फ्यूचर डिपार्टमेंट, तो भविष्य विभाग फ्यूचर डिपार्टमेंट की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये राज्य है हरियाणा। अगले पे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन सी है। देश की पहली दृष्टिबाधित यानी जो मतलब अंधी से समझ सकते हैं, ब्लाइंड जो महिला है ये है छोंजिम एंगमो, हिमाचल प्रदेश की हैं। और ये इस प्रकार के करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही रेयर देखा जाता है कि कोई भी दृष्टिबाधित महिला जो है मतलब इतना बड़ा कारनामा कर सके, इतना बड़ा उपलब्धि हासिल कर सके। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन सी बनी है, तो ये बनी है छोंजिम एंगमो, हिमाचल प्रदेश की। अगला है, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है तेलंगाना। फिर अगला है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने की अगर हम बात करें तो केरल है, जहाँ पर 100% लिटरेसी है, पूरी तरीके से है। इसके अलावा हमने आपसे 95% लिटरेसी प्रोग्राम भी डिस्कस किया था इससे पहले की क्लासेस में करंट अफेयर्स में। आप उसके बारे में आपको क्या याद है, कौन सा राज्य, कौन से भारत के 3 राज्य हैं जिन्होंने कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, कार्यात्मक डिजिटल साक्षरता हासिल की है, जो हमने आपसे डिस्कस किया था
उसके बारे में आपको क्या याद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी जब आपसे पूछेगा पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता तो वो केरल राज्य है। चलिए अगला है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कलपक्कम में स्थापित हुआ है। कलपक्कम तमिलनाडु में है और ये आपका वैसे भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। कलपक्कम रिएक्टर तमिलनाडु पहला है। अगला है, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का वह राज्य जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, सबसे आगे है, तो देश का पहला एआई स्कूल केरल में लॉन्च किया गया है। अगला है, देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगले पे चलते हैं, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ट्रांसलेटर की सुविधा रहेगी, जिसको जिस भाषा में बोलना है बोले। ट्रांसलेटर की सुविधा से लैस विधानसभा ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगला है, किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो एआई विश्वविद्यालय देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है असम की दूसरी राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो इसे आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि डिब्रूगढ़ को चुना गया है दूसरी राजधानी के रूप में। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि असम की पहली राजधानी कौन सी है? चलिए आगे बढ़ते हैं, वैश्विक क्षमता केंद्र ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अगला है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की रहने वाली हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। 7 महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। क्या आपको मालूम है कि 7 महाद्वीप की 7 जो है 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, 7 महाद्वीप हुए तो 7 सबसे ऊंची चोटियां हुई, तो क्या आपको उनके नाम मालूम है? अगर आपको मालूम है 7 महाद्वीप के 7 सबसे ऊंची चोटियों के तो आप कमेंट कीजिए, जैसे इस प्रकार से कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। जैसे बात करें उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले, जिसको माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे दक्षिणी अमेरिका का है, ऐसे अफ्रीका महाद्वीप का है। तो आपको अगर याद हो ध्यान हो तो आप एक कमेंट में पूरा ये कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी हम आपको जब शॉर्ट्स कराएंगे तो वहाँ पर एक साथ में इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। ऐसे क्लास में बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम जो है आपके लिए भी कुछ मौका यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए अगला है, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पर बनाया जाएगा? तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला है, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो उबर कंपनी है, जैसे ओला कंपनी होती है उबर कंपनी है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा यानी पानी में जल सेवा जिसका नाम इन्होंने रखा है उबर शिकारा। तो उबर शिकारा कहाँ पर शुरुआत की है? तो ये डल झील में, आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में डल झील पड़ता है। अगला है, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है मंगलदेई असम में। याद रखिएगा, इस प्रकार के भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु हैदराबाद शहर को चुना गया है। अगला है, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये है बिहार राज्य। बिहार स्पेशल से भी संबंधित प्रश्न आपका हो गया। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो कुछ समय पहले जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में ये रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की संस्कृत भाषा में और मैथिली भाषा में, मैथिली जो है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियों को जारी किया गया है। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार कर पाएगा? तो ये 2035 तक भारत सरकार की योजना है।
भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का। फिर है देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये है CSIR का राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, ये है जमशेदपुर में। तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पर, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, जमशेदपुर पर, और वहीं में देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। फिर अगला है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इस तरीके से भी आपसे जो है करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हो चलते हैं। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, और सोनीपत कहाँ पर पड़ता है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। अगला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको याद होगा कि मुख्य अतिथि के तौर पे कौन थे यहाँ पर, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, क्या आपको याद है। तो ये थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एक देश है त्रिनिदाद और टोबैगो की जो महामहिम है यानी राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। याद आ गया होगा आपको, क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, हमने इससे पहले डिस्कस किया है डिटेल में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में। 8 से 10 जनवरी के बीच में ये आयोजित किया गया था 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसके अलावा बात करें तो प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है। तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 2025 को, 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। काफ़ी लंबा समय प्रवास किया था उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, 1893 में गए थे, 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को। तो उसी की जो है याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और बाकायदा पूरा कार्यक्रम होता है। तो 9 जनवरी आपको इस तरीके से भी याद हो जाएगा। बाकी ये पूरा कार्यक्रम हुआ था 3 दिन, 8, 9, 10। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है टाइफाइड को ख़त्म करने वाला दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है। तो ये आपका जो है भारत यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है इससे कि इस टीके का नाम क्या है। तो मिश्रित टाइफाइड टीके को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये दुनिया का पहला कॉन्जुगेट टाइफाइड वैक्सीन है। तो कॉन्जुगेट टाइफाइड वैक्सीन यानी मिश्रित टाइफाइड टीका, तो कॉन्जुगेट टाइफाइड वैक्सीन है दुनिया का पहला। और इसका नाम क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका नाम है टाइप बार TCB। तो याद रखिएगा टाइप बार TCB दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन है, पहला मिश्रित टाइफाइड टीका है। और टाइप बार TCB को बनाया किसने है, तो ये बनाने वाली कंपनी का नाम भी आपसे पूछ सकता है। इसका नाम है भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा टाइप बार TCB जो कि दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका है वो बनाया गया है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो ये है इशिता भार्गव। आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है। तो ये पहली बार कोई चीज़ जब विश्व में होती है तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट जो हुआ है ये हुआ है अमेरिका में। फिर है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है। तो विश्व का फर्स्ट जो है 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बनाया है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत आगे है। फिर है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको BLA बोलते हैं, पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था, न्यूज़ में भी था, आपने भारत के भी न्यूज़पेपर में देखा होगा जब हाईजैक हुआ था। इस ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। इसमें पाकिस्तान ने जो है संदेह किया था कि जो भारत का जो खुफिया एजेंसी है जिसको हम जो है रॉ बोलते हैं, पाकिस्तान का जो है एक तरीके से था कि रॉ के द्वारा ये सब प्लान किया गया है। खैर इस ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। चलिए अगला है AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये है यूनाइटेड किंगडम।
तो एआई जनरेटेड यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस रूप से, एआई रूप से कोई अगर जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री है तो उसको जो है अपराध घोषित किया है। जो भी ऐसा कुछ करेगा तो उसको जो उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, और ये विश्व का पहला देश ऐसा करने वाला बना है यूनाइटेड किंगडम। अगले में चलते हैं। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 50वें उपराष्ट्रपति यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने थे, आपको सभी को मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने किसको हराया था? तो उन्होंने हराया था कमला हैरिस को। इसके अलावा जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे नामित किया गया? तो बाल्ड ईगल को। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो मिथिला पेंटिंग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है बिहार का? आपको मालूम है, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग मधुबनी में बनी। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला है, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन से हैं? तो अब यहाँ पर आइए देखिए, विश्व की जितनी भी 14 सबसे ऊंची चोटी यानी टॉप 14 चोटियाँ हैं, उनको ही फतह करने का जो है सबसे कम उम्र में कारनामा किया है नेपाल के हैं नीमा रिंजी। ये भी इस प्रकार का भी करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट है। तो नीमा रिंजी जो कि नेपाल के हैं, इन्होंने विश्व की टॉप 14 ऊंची चोटियों को फतह कर लिया है सबसे कम उम्र में। अगला है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो लेप्रोसी से मुक्त हुआ है जॉर्डन देश। इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा कर रखा है। अगला है, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो ये भी करंट अफेयर्स आपका महत्वपूर्ण है। थाईलैंड वह देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है, और ये प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है। अगला है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान में आपको मालूम है कुछ समय पहले तालिबान ने जो है तख्ता पलट किया और तालिबान की सरकार बनी। अब तालिबान सरकार को जो है अमेरिका के डर से कोई मान्यता नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर जो है तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बना रूस। तो राइट आंसर यहाँ पर रूस है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर मेरठ छावनी मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला है, विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो मानव रोबोट हाफ मैराथन बीजिंग शहर में, चीन के बीजिंग शहर में आयोजन किया गया है। अगला है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बना है? तो भारत से जो है मतलब भारत ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने लगा है, और उसकी जो डील है पहले फिलीपींस ने डील किया, अब इंडोनेशिया ने डील किया है। तो पहला देश फिलीपींस है, दूसरा देश इंडोनेशिया है। इसके अलावा बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपका जो सवाल पूछा जाएगा इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है असम सरकार ने या असम राज्य ने, और असम नाम से असम सैट इसका रख दिया गया। असम सैट मतलब सैटेलाइट होता है, तो सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म सैट। तो असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है असम सरकार ने। अगला है, एक्जियम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये आपका बहुत ही चर्चा में रहा था। लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला जी, और ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन किया है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी बने हैं शुभांशु शुक्ला। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। किसने की है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप कहाँ बनेगा, तो वो गुजरात में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की थी? तो ये था बोइंग स्टारलाइनर मिशन। तो ये आपको मिशन का नाम याद रखना है कि मिशन का नाम क्या था, बोइंग स्टारलाइनर मिशन। आपको याद होगा कि सुनीता विलियम्स जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गई थी, अपने जो उनके सहयात्री थे उनके साथ में काफ़ी समय तक जो है वहाँ पर रही थी। फिर उनको एक मिशन के तहत वापस धरती पर लाया गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि सुनीता विलियम्स को जो है मतलब किस यान से वापस लाया गया था? आपको बताना है कि वो उस यान का क्या नाम है जिससे उनको वापस लाया है। बाकी ये गई थी बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। तो अगर हम बात करें तो इस यान का नाम है ड्रैगन स्पेसशिप। तो याद रखिएगा, ड्रैगन नाम के स्पेसशिप से ये वापस आई हैं। इनके साथ में 3 और लोग भी थे, टोटल 4 लोगों को वापस लाया गया था ISS से। क्लियर है? बाकी ये गई थी बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो आप में से अगर कुछ मतलब जिन अभ्यर्थियों को आज तक कभी भी टाइफाइड वगैरह हुआ होगा तो आपको, या गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ होगा, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा, जैसे हमें अभी हुआ है जस्ट, तो आपको मालूम होगा कि एक दवा डॉक्टर देते हैं, एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम होता है एजिथ्रोमाइसिन। AZ 500 करके रहता है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है? ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं। तो भारत ने अपना पहला खुद का स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा बनाया है और आप उसको नेफिथ्रोमाइसिन, तो एजिथ्रोमाइसिन जैसे विदेशी कंपनी है तो वैसे ही आप नेफिथ्रोमाइसिन इंडिया के संदर्भ में न्यू वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। न्यू वर्ड से नया है नेफिथ्रोमाइसिन। तो नेफिथ्रोमाइसिन नाम है एंटीबायोटिक दवा का जो कि भारत ने अपना पहला बनाया। अगला है, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है रिमेई। तो रिमेई को लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर का नाम है रिमेई। इसको लॉन्च करने वाला है जापान। शुक्रयान मिशन को कब लक्ष्य रखा गया है प्रक्षेपित करने का? तो ये है वर्ष 2028। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो ये है किसान कवच। कीटनाशक का प्रयोग किसान करते हैं तो किसान के लिए किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला राज्य बना है, पहला देश बना है भारत। अगला है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो ये है 21.76%। और अगर आपसे पूछे कि वन प्लस वृक्ष क्षेत्र कितना है, तो वन प्लस वृक्ष, जब टोटल पूछेगा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो ये आपका हो जाएगा 21.76 प्लस 3.41, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 25.17%। ये कुल जो है भारत का वन और वृक्ष का जो है आवरण है। और ये आपका जो है 2023 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार ये डाटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु का नाम क्या है? वो है गंगा की डॉल्फिन या गैंजेटिक डॉल्फिन। इसकी पहली टैगिंग कहाँ पर की गई है? तो पहली टैगिंग ये असम राज्य में की गई है, याद रखिएगा। और गंगा डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो गंगा डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो गंगा में पाई जाती है, गंगा की सहायक नदियों में पाई जाती है, इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें पाई जाती है। तो गंगा से लेकर गंगा की सहायक नदी इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे हम गंगा डॉल्फिन कहते हैं। और इस गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ पर हुई है? तो ये असम में हुई है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन की जो गिनती है, गणना है, उससे रिलेटेड सेंसस से रिलेटेड भी हमने आपको पहले करंट अफेयर्स कराया है, वो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बनेगा? तो जीरो वेस्ट हवाई अड्डा जो है ये बना है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन सा बना है? तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन को 100% अपनाने वाला जो देश बना है वो है नॉर्वे। अगला है, भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है?
तो भारत का पहला तितली अभयारण्य अरालम वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि केरल में स्थित है। तो केरल में स्थित अरालम वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला तितली अभयारण्य के नाम से जाना गया है। अगला है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो जब पवन ऊर्जा की बात आती है तो गुजरात नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। इसके अलावा जब आपसे पूछे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में अगर हम बात करें तो अक्षय ऊर्जा के मामले में ओवरऑल अगर हम बात करें तो राजस्थान पहले पर है। क्लियर है? और लेकिन जब पवन ऊर्जा आपसे पूछेगा केवल तो गुजरात पहले पर हो जाएगा। अगला है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर भारत के लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये भी करंट अफेयर्स में रहा है और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि विश्वनाथन आनंद के बाद जो है डी गुकेश बने हैं, भारत के सबसे युवा भारतीय बने हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बने हैं। डी गुकेश इनका नाम है। डी गुकेश ने किसको पराजित किया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है डिंग लिरेन। चीन के डिंग लिरेन को पराजित किया है डी गुकेश ने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि डी गुकेश को 17 जनवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी डी गुकेश को नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो पहला चीज़ तो ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन या मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है? तो वो है बिहार। और बिहार के ये 5 शहरों में आयोजित किया है, जैसे पटना है, राजगीर है, भागलपुर है, बेगूसराय और गया। याद रखना आपको, पटना राजधानी है तो राजधानी तो इंक्लूड होगी। राजगीर नालंदा में जो है खेल अकादमी का पूरा वहाँ पर उद्घाटन किया गया है। उसी खेल अकादमी और जो पूरा कैंपस है जो कि नया वाला राजगीर नालंदा में बना है, वहीं पर ये पूरा कार्यक्रम मुख्य रूप से हो रहा है। उसके अलावा पटना में हुआ है, भागलपुर में हुआ है, बेगूसराय और गया में हुआ है। आपको और क्या ध्यान रखना है? तो ये कुल मिलाकर जो है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, 7वें नंबर का। और इसका जो शुभांकर क्या था? तो जब कभी भी कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो एक शुभांकर जो है बनाया जाता है या रखा जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभांकर है उसका नाम है गज सिम्हा। गज सिम्हा का मतलब होता है कि जो है शेर और हाथी दोनों को मिक्स करके जब आप एक कैरेक्टर बनाइए तो उसी को हम गज सिम्हा कहते हैं। तो गज सिम्हा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है, याद रखिएगा, शुभांकर था। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो है अग्रणी राज्य कौन सा रहा? नंबर 1 पर कौन सा रहा? तो नंबर 1 पर था महाराष्ट्र। इसके अलावा नंबर 2 पर था हरियाणा। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, लगातार तीसरे साल महाराष्ट्र पहले पर रहा है। नंबर 2 पर हरियाणा है। गुजरात का आपसे पूछेगा, बिहार का आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा बिहार 15वें स्थान पे था। 15वें स्थान पे था। टोटल 36 मेडल जो है बिहार ने जीते हैं। तो बिहार 15वें स्थान पे था, 36 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र ने जो है पहले नंबर पर था, 158 मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस टाइप का भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। जो भारत के महान क्रिकेटर्स होते हैं उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो है इंग्लैंड के जो सबसे कह सकते हैं लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। तेज गेंदबाज हैं, बहुत ही मतलब लेजेंडरी गेंदबाज रहे हैं, फास्ट गेंदबाजी करते थे।
भारत के लिए आप जब देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर जो है उस तरीके से बहुत ही मतलब बड़ा, सबसे बड़ा योगदान रहा है, कुछ उसी प्रकार से एंडरसन का रहा है। बहुत लंबा समय इन्होंने खेला है अपने देश के लिए, तो इन्हें दोनों के हस्तियों के नाम से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से ये जाना जाएगा। अगला है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है। तो ये आपका दोहा डायमंड लीग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकता है कि दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे भारत के नीरज चोपड़ा। 90.23 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है और इनका जो है अपना सर्वोच्च थ्रो है। आज तक की डेट में जितना भी थ्रो इन्होंने फेंका है इसमें सबसे लंबा थ्रो इन्होंने फेंका है। तो 90.23 मीटर का, और नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। तो करंट अफेयर्स, आज के जो 100 करंट अफेयर्स से समाप्त होते हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे 100 बिहार के करंट अफेयर्स, एडिटोरिया से ही लेकर आएंगे 100 बिहार के करंट अफेयर्स। तो दो अलग अलग किताबें हैं, दोनों से पैरेलल हम चलेंगे, समानांतर चलेंगे। 100 इसका लेकर चलेंगे, 100 उसका लेकर चलेंगे, कुछ इस तरीके से। और आज शाम में हम आपसे मिलेंगे रात्रि 9:30 बजे, और यहाँ पर हम आपसे 3000 PRQs की श्रृंखला में आगे आपसे डिस्कस करेंगे बीपीएससी द्वारा हाल में आयोजित कुछ परीक्षाओं से संबंधित। आज हम प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। 50 जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल 100 प्रश्न उस पेपर में पूछे गए हैं, 50 हम आपको कराएंगे जो कि जीएस के, बाकी उसमें मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो मिलते हैं आज रात्रि 9:30 बजे। बाकी कमेंट कर दीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।